नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम विनायक त्रिपाठी है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दोस्तों, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। आप कई बार सुनते होंगे जैसे कि मंत्री जी आ रहे हैं। अब मंत्री जी आ रहे हैं तो कुछ लोग कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर आ रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं राज्य मंत्री हैं, कुछ लोग कहते हैं प्रभारी मंत्री हैं, कुछ लोग कहते हैं उप मंत्री हैं। तो मंत्रियों के इतने टाइप क्या होते हैं? देखिए, नॉर्मली हम क्या समझते हैं कि मंत्री सिर्फ मंत्री ही हैं, कि एक ही मंत्री जी मतलब मंत्री जी। लेकिन मंत्री जी में भी कई तरह के होते हैं, कई टाइप्स होते हैं मंत्री जी में। तो उन्हीं हम आज टाइप्स को, प्रकार को समझने वाले हैं कि हमारे देश में, हमारे देश की संसदीय व्यवस्था में, या फिर हमारे इस जो संसद चलती है उसमें सांसद, विधायक या फिर इन सब में जो भी होते हैं, ये मंत्री कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक इसमें बने रहें। आइए समझते हैं। दोस्तों, मंत्रिपरिषद के बारे में बताने से पहले एक चीज़ हम आपको बता दें। इसके पीछे के वीडियो में जब भी हम बता रहे थे कि राष्ट्रपति के बारे में जो वीडियो बनाए, प्रधानमंत्री के बारे में जो वीडियो बनाए, तो वहाँ पर हम राष्ट्रपति वाले में ये आपको बताए कि राष्ट्रपति जो भी काम करता है वो अपनी स्वेच्छा से नहीं करता है। एक दो काम तो उसके मान लीजिए स्वविवेक पर हैं, कि जैसे सरकार बनाना है तो किसको वो प्रपोज करेगा कि आप आइए, प्रस्ताव रखिए, या फिर सरकार बनाने के लिए। लेकिन मैक्सिमम वर्क को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से करती है। हम आपको बताए थे वहाँ आर्टिकल 74, 75 इन सब के बारे में कि मंत्रिपरिषद की सलाह से ही काम करते हैं। तो वही मंत्रिपरिषद के विस्तार में आज हम समझने वाले हैं। तो अगर आप हमारा वो वीडियो नहीं देखे हैं राष्ट्रपति वाला, तो उसको भी जाकर क्लिक कर सकते हैं, वहाँ राष्ट्रपति के बारे में देख सकते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति के बारे में लोग सब पढ़ते हैं, सब जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि राष्ट्रपति किसकी सलाह से काम करता है, किसकी सहायता से काम करता है, निर्णय कैसे लेता है। क्योंकि उसके पास तो ऐसा कुछ है नहीं कि वो संसद में बैठता हो या फिर कुछ नियम कानून बनाता हो। उसको सहायता कहाँ से मिलती है? तो उसके लिए मंत्रिपरिषद होती है। ये ऐसा संविधान में लिखा हुआ है हमारे। तो आप उन वीडियोस को भी जाके देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। दोस्तों, कोई वीडियो देखने के लिए आप थोड़ा ध्यान से देखा करिए, हर एक टर्मिनोलॉजी पर ध्यान दिया करिए, हर एक शब्द का अपना महत्व होता है। उसी एक शब्द में आज हम उठाए हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद को, और इसको आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। ये मंत्रिपरिषद दोस्तों क्या होती है? जब ये लोकसभा का चुनाव होता है या फिर विधानसभा का चुनाव होता है, तो लोकसभा का चुनाव मान लीजिए जब होता है संसद में, तो जब जिसकी सरकार बनती है, जिस दल की सरकार बनती है, जिसका बहुमत होता है, या फिर जब गठबंधन की सरकार बनती है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ मुख्य आदमी होते हैं, जैसे कुछ प्रमुख आदमी होते हैं। प्रमुख में जो सबसे प्रमुख होता है वो तो प्रधानमंत्री होता है। लेकिन सरकार को चलाने के लिए कुछ मंत्रालय बनाए गए हैं, कुछ विभाग बनाए गए हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी किसी न किसी को दी जाती है। अब इतने तो मंत्रालय हैं नहीं, इतने तो विभाग हैं नहीं कि जब 400-500 लोग विधायक सांसद चुन के आ रहे हैं तो इनको दे दिया जाए इतने विभाग, मंत्रालय। मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा कितने मंत्रालय होंगे? 10, 20, 50 मंत्रालय होंगे। और इसमें भी एक रिस्ट्रिक्शन भी लगा दिया गया है कि 15% से ज़्यादा मंत्रिपरिषद की संरचना नहीं होनी चाहिए, जो उसकी टोटल स्ट्रेंथ है सदन की। तो ये सब ध्यान देने की ज़रूरत है। उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स होती है, यही एक तरह से मान लीजिए कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं वहाँ के, जो काम देखते हैं, जो निर्णय लेते हैं, जो संस्थाएं बनती हैं, जो भी निर्णय होते हैं, ये मंत्रिपरिषद के अंदर से लिए जाते हैं। अब इसी मंत्रिपरिषद के अंदर एक कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर भी एक किचन कैबिनेट होती है। ये सब हम डिटेल में समझेंगे। ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो आइए समझते रहते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, अपने पिछले वीडियोस में भी अभी जब प्रधानमंत्री बता रहे थे तो वहाँ पे भी आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 के बारे में बात किए थे। आज फिर से उसको हम रिपीट कर देते हैं। अब 75 में दोस्तों क्या लिखा है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की जरूरत होगी, या फिर वो मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देगी। आर्टिकल 74 में लिखा है। अब इसमें एक जो ट्रिक है वो क्या है कि राष्ट्रपति जो सलाह है उसको एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ये कह सकता है कि एक बार इस पर फिर से विचार कर लीजिए। लेकिन अगर मंत्रिपरिषद दोबारा भेजती है तो उसको मानना ही पड़ेगा, राष्ट्रपति को सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा संविधान संशोधन किया गया कि अगर मंत्रिपरिषद सलाह देती है तो फिर राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। लेकिन 44वें संविधान संशोधन से इसमें एक प्रावधान ये जोड़ा गया कि ठीक है भाई, संविधान मानना नहीं पड़ेगा, बस एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। अगर उधर से सरकार या फिर सदन फिर से पास करके भेजता है तब सिग्नेचर करना पड़ेगा। तो थोड़ा छूट दी गई इसमें। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम बता देते हैं कि सलाह एवं सहायता में क्या है कि जो सलाह दी जाती है उसकी जांच न्यायालय में नहीं की जा सकती कि मंत्रिपरिषद ने क्या सलाह दी है, गलत सलाह दे दी, सही सलाह दे दी, लोग ले जाके केस फाइल कर दें कि नहीं नहीं गलत सलाह दी, राष्ट्रपति कैसे ऐसे काम कर दिए। तो ये छूट मिली हुई। अभी हम इसके बारे में भी आगे बात करेंगे कि कितने व्यक्तिगत अधिकार हैं या फिर कानूनी अधिकार कैसे हैं मंत्रियों के। तो जो मंत्री सलाह देते हैं इसकी न्यायालय में जांच नहीं की जाती है। ये पॉइंट आप याद करके रखिए। क्योंकि अभी तक हमारे संविधान में क्या है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं है। हर चीज़ की न्यायिक समीक्षा हो सकती है अगर वो संविधान के
मूल ढांचे को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि जो मंत्रिपरिषद सलाह देगी उसकी जांच न्यायालय में नहीं की जा सकती, उसके लिए आप केस न्यायालय में फाइल नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 75 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 75 में दोस्तों इसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अब पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाती है, फिर प्रधानमंत्री अपनी टीम में जिनको रखना चाहता है उनका नाम मंत्री के लिए प्रपोज करता है, तो राष्ट्रपति उनको भी नियुक्त करते हैं। तो मंत्रियों की भी नियुक्त राष्ट्रपति करते हैं और प्रधानमंत्री की भी नियुक्त राष्ट्रपति करते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी जो आपको हम बताया कि 15% ज़्यादा नहीं हो सकती। दोस्तों पहले क्या होता था कि अब हमारे देश में आपको पता ही है कि मंत्री बनने का कितना शौक रहता है, मंत्री बनने के लिए कितना लोग अपना जी जान लगा देते हैं, कितनी संपत्ति लुटा देते हैं। मतलब मंत्री बनना सबकी एक इच्छा होती है, हर चुनाव लड़ने वाले का यह ख्वाब होता है कि वो एक बार मंत्री जरूर बने। तो मंत्री बनने में क्या होता है, गठबंधन भी होते हैं, गठबंधन बना के सरकार बनाते हैं। तो सरकार बनाने में गठबंधन में लालच देते हैं कि हम आपको मंत्री बना देंगे, फलाना मंत्री बना देंगे, आपके दल से हम 5 मंत्री लेंगे। तो ये सब सिस्टम ठीक नहीं चल रहा था। तो क्या हुआ कि संविधान में संशोधन किया गया, 91वां संविधान संशोधन किया गया 2003 में, और इसमें यह पॉइंट जोड़ा गया कि आप 15% से अधिक मंत्री नहीं बनेंगे। नहीं तो इतने भाई मंत्रियों के क्या है ना, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। मंत्रियों के वेतन भत्ते, मंत्रियों के लिए आवास, मंत्रियों के परिवहन की सुविधा, मंत्रियों को सुरक्षा, मतलब बहुत सारे। अब मंत्रियों का काम उतना का एक काम जैसे कि 2 आदमी 3 जो 2-3 काम एक आदमी कर सकता है, छोटे छोटे काम हैं, उसके लिए भी छोटे छोटे काम के लिए मंत्री। अब मंत्रियों के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता था, सदन में खर्चा पड़ता था। मतलब अब ये होता था, जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है, खून पसीने की कमाई से लोग टैक्स भरते हैं। तो उसमें ये बचाने के लिए इसमें 15% से अधिक की बात कर दी गई कि अब मंत्रिपरिषद जो बनेगी वो 15% से अधिक नहीं होगी। आप ये भी ध्यान रखिए, इस संविधान संशोधन को भी याद रखिए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या है दोस्तों, एक अयोग्यता की बात की गई। अयोग्यता की बात क्या थी कि अगर मान लीजिए कि कोई भी सदस्य के ऊपर अयोग्यता लागू होती है, जैसे कि वो अगर 6 महीने तक सदस्यता नहीं लेता है तो मंत्री से हट जाएगा, या फिर सदस्य से हट जाएगा, या फिर सदन में काम ठीक से नहीं कर रहा है, या फिर या फिर अपने दल का वो मतलब कि बात नहीं सुन रहा है, तो इन सब चीज़ों में भी अयोग्यता आती है। तो वो अयोग्यता मंत्री के लिए भी लागू होगी। अब ये नहीं है कि मंत्री जी बन गए हैं, मंत्री बन गए हैं तो इनके ऊपर अयोग्यता के नियम नहीं लगेंगे, संसद कभी जाए चाहे न जाए, अब इनकी मर्जी हो गई, अब एक बार बन गए तो बन गए, नहीं जाएंगे संसद, घूमेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, पार्टी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये 6 महीने तक नहीं जाएंगे तो इनको वहाँ से भी हटाया जा सकता है, और वहाँ से हटने के बाद मंत्री पद भी छोड़ना पड़ता है। तो जो निर्भरता हर जगह लागू होती है वो मंत्रियों के लिए भी लागू होती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, उत्तरदायित्व की बात करते हैं। ये हम बताए हैं पहले भी आपको कि सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। अब उत्तरदायित्व क्या मतलब क्या है, आप समझ लीजिए थोड़ा कि उत्तरदायी क्या है। कि जैसे मान लीजिए कि संसद चल रही है या सदन चल रहा है, तो जब कोई प्रस्ताव लाया जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया या फिर कोई भी प्रस्ताव लाया गया, तो वो पूरे मंत्रिपरिषद को फॉलो करना पड़ता है कि अगर जैसे पास हो गया तो वो माना जाएगा पूरे मंत्रिपरिषद के ऊपर फॉलो हो गया। ऐसा नहीं कि एक आदमी के ऊपर फॉलो हो गया, क्योंकि सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो जो निर्णय होंगे वो सामूहिक रूप से माना जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 77 के बारे में बात करते हैं। दोस्तों आज हम मंत्रिपरिषद की संरचना के बारे में, मतलब सारा कुछ, मंत्री कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, किन किन संविधान में कहाँ लिखा है, किन किन आर्टिकल्स में लिखा है, सारी बातों हम एकदम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो बिल्कुल धैर्य बनाए रखिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम आराम से इसको समझेंगे। दोस्तों अनुच्छेद 77 में लिखा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कार्य हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कार्य जो किए जाने वाले कार्य हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। आप जानते भी होंगे जब गजट पत्र आता है, गजट आता है, उसमें लिखा राजपत्र आता है, उसमें राष्ट्रपति के सिग्नेचर रहते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी काम होते हैं, जितने भी आदेश होते हैं, जितने भी नियम होते हैं, जितने भी निर्देश होते हैं, सब राष्ट्रपति के सिग्नेचर से आते हैं। तो वही आर्टिकल 77 में लिखा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किए गए कार्य हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। और क्या है, मंत्रियों के बीच कार्यों का आवंटन या फिर मंत्रियों के बीच सामंजस्य बनाना। नॉर्मली ये काम तो प्रधानमंत्री करता है वास्तविक रूप में, कि वो कार्यों का आवंटन करेगा या फिर विभागों का आवंटन करेगा या फिर किसको निकालना है, किसको रखना है, लेकिन अंतिम सिग्नेचर तो राष्ट्रपति का होता है, नाम तो राष्ट्रपति का ही होता है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखने की जरूरत है आपको। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 78 के बारे में समझते हैं। अनुच्छेद 78 क्या है, यहाँ प्रधानमंत्री के कर्तव्यों की बात की गई है। इसमें कहा गया है कि जो सदन में काम चल रहा है, सदन में जो भी जानकारी है राष्ट्रपति तक प्रधानमंत्री पहुँचाएंगे, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको पहुँचाएंगे, चर्चा करेंगे, कुछ विचार विमर्श करेंगे, कुछ पूछेंगे भी उनसे। अगर राष्ट्रपति कोई जानकारी मांगते हैं तो उसको भी प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा। मंत्री के निर्णय का क्या मैटर है दोस्तों,
जैसे मान लीजिए कोई मंत्री है, उन्होंने कोई चीज़ भी निश्चय कर लिया है, कोई निश्चय कर लिया है कि फलाना कानून ले आएंगे, फलाना सुधार करेंगे, फलाना नियम बनाएंगे, और उस पर क्या है मंत्रिपरिषद ने अभी विचार ही नहीं किया है, मंत्रिपरिषद विचार कर ही नहीं रहे। या फिर कई बार क्या होता है, कुछ मंत्री मुखर होते हैं, मतलब अपने काम को लेकर सजग होते हैं, तो और उसको करने से मान लीजिए कि पार्टी की छवि को कुछ दिक्कत होगी या पार्टी का जो नेता है वो नहीं चाहता है, तो इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति के पास जा सकता है, राष्ट्रपति से अपील कर सकता है कि भाई ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अंतिम तो वो लोग राष्ट्रपति के ही नीचे काम करते हैं। तो यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण काम है राष्ट्रपति का। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अनुच्छेद 78 में क्या है। यहाँ मंत्रियों के अधिकार के बारे में बात की गई है। मंत्रियों का अधिकार के बारे में क्या है, देखिए दोस्तों, मंत्रियों का अधिकार क्या है, मंत्रियों का एक विशेषाधिकार भी है, उसके बारे में हम जब संसद वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको बताएंगे। अभी हम थोड़ा मंत्रियों का अधिकार के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या है दोस्तों कि जो मंत्री हैं, जो विशेषाधिकार वाला चैप्टर है उसमें सांसद विधायक इनके सांसदों के बारे में या फिर जो भी है उसके बारे में चर्चा की गई। देखिए दोस्तों, क्या है कि संसद के लिए और विधानसभा के लिए दोनों जगह अलग अलग आर्टिकल बने हुए हैं। हाँ, ये है कि जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ विधानसभा के लिए लिखी है, लेकिन उसके लिए आर्टिकल्स अलग अलग हैं। तो यहाँ भी आर्टिकल्स अलग होंगे, लेकिन फिलहाल हम मंत्रियों के बारे में चर्चा करते हैं। जो सदन में मंत्री बनते हैं उनके लिए क्या है कि वो बोल सकते हैं दूसरे सदन में। अब देखिए क्या है, जो मंत्री बनते हैं तो जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होता है या फिर जो मंत्रिपरिषद होती है उसमें क्या होता है, राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं, लोकसभा के भी सदस्य होते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए कि अब मंत्री हैं तो मंत्री दोनों सदन में होते हैं, दोनों सदन में उनको जवाब देना पड़ता है, पूरे देश के लिए मंत्री हैं। ऐसा नहीं है कि राज्यसभा के मंत्री हैं तो राज्यसभा में ही बोल सकते हैं, बैठ सकते हैं, ऐसा भी नहीं है, पूरे देश में बोल सकते हैं, पूरे देश में जा सकते हैं। तो वहाँ पर जाएंगे तो यहाँ ये छूट है कि मंत्री किसी भी सदन में जा सकते हैं, बोल सकते हैं, कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, बस जिस सदन के सदस्य नहीं है उसमें मतदान नहीं कर सकते। मतदान करने से क्या होगा कि स्ट्रक्चर बदल जाएगा, संरचना बदल जाएगी। कि मान लीजिए दूसरे सदन के जितने मंत्री हैं यहाँ पे वोट कम पड़ रहा है तो दूसरे सदन से बुला के यहाँ वोट करवा देंगे, तो इसलिए रोका गया है कि इससे संरचना में दिक्कत आ जाएगी। तो बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, बस मत देने का अधिकार नहीं है। संयुक्त बैठक होती है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे किसी दिन। तो संयुक्त बैठक में भी मंत्री भाग ले सकते हैं, इनको जिस समिति में शामिल किया जाता है उसमें भी भाग ले सकते हैं, बैठने का अधिकार होता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अभी दोस्तों 1971 में एक नियम आया कि जो लोकसभा के विघटन के बाद, अभी देखिए क्या होता है, राष्ट्रपति का पद, हम राष्ट्रपति की जब पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि राष्ट्रपति का पद खत्म नहीं होता है जब तक नया राष्ट्रपति से शपथ नहीं लेता, तब तक पुराने राष्ट्रपति अपना कार्यकाल नहीं छोड़ता, उसमें गैप नहीं आता है। ऐसे में राजनीतिक गैप आ जाएगा, कभी मान लीजिए अटैक हो गया, कुछ भी हो गया, तो वहाँ सिग्नेचर कौन करेगा, निर्णय कौन लेगा, तो ऐसे में पद को खाली नहीं रखा जाता है। हाँ, कार्यवाहक के रूप में जब आ जाते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर राष्ट्रपति नॉर्मल रूप में काम कर रहा है तो जब तक नया नहीं आ जाता तब तक पुराने नहीं हटते हैं। और मंत्रिपरिषद क्या है, जैसे मान लीजिए लोकसभा विघटित हो गई, तो अब लोकसभा विघटित हो गई लेकिन देश तो चल रहा है, राष्ट्रपति भी अपना काम कर रहा है, तो उसको सलाह एवं सहायता कौन देगा, तो उसके लिए एक मंत्रिपरिषद चाहिए। तो ये मंत्रिपरिषद भी विघटित नहीं होती है जब तक नई मंत्रिपरिषद आ नहीं जाती, मतलब कि इसमें भी गैप नहीं आता है। तो राष्ट्रपति की सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद बनी रहती है। मतलब कि ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया अपने एक निर्णय में। आगे 1974 में एक और निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसमें कहा कि जो राष्ट्रपति की संतुष्टि है, राष्ट्रपति की संतुष्टि कहने का क्या मतलब है कि जैसे राष्ट्रपति कोई निर्णय ले रहे हैं, स्वविवेक से निर्णय जिसको कहा जा रहा है, या फिर जैसे क्षमा वाला मैटर है, अध्यादेश का मैटर है, तो इन सब मैटर में क्या है, लिखा तो है कि राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे, राष्ट्रपति क्षमा प्रदान करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति की संतुष्टि मंत्रिपरिषद की संतुष्टि पर डिपेंड है। सीधा सीधा सा मतलब यह है कि जो चीज़ मंत्रिपरिषद सलाह करेगी, जो सहायता करेगी, जो बोलेगी, वही राष्ट्रपति को करना होगा। राष्ट्रपति अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा दोस्तों क्यों निर्णय है, कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई सरकार बनी और उस राष्ट्रपति चुनाव हुआ, अब 2 साल बाद वो सरकार गिर गई, नया चुनाव हुआ, नई सरकार आ गई, तो अब वो जो राष्ट्रपति हैं वो तो पुराने दल के द्वारा बनाए गए राष्ट्रपति हैं। देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ थोड़ी विडंबना जैसी बात है। क्या होता है कि जो पार्टी होती है, जो मजबूत पार्टी होती है, वही राष्ट्रपति बनाती है, वही राज्यपाल बनाती है। अब राष्ट्रपति राज्यपाल क्या है, संवैधानिक पद है। जो राष्ट्रपति बन जाता है, जो राज्यपाल बन जाता है, वो राजनीति से हट जाता है, मतलब कि वो आगे चल के भी राजनीति में हिस्सा नहीं लेता है, ऐसा लिखा गया है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि उससे पहले भी तो किसी दल का आदमी है, कोई निरपेक्ष आदमी तो ऐसा है नहीं कि आप उसको एकदम वोट करके बाहर से ढूंढ के आए या फिर अपॉइंट किए या फिर उसकी भर्ती निकाले तो भर्ती हुए कोई लोग। पार्टी के जो वरिष्ठ लोग होते हैं, वरिष्ठ नेता होते हैं, उन्हीं को राष्ट्रपति राज्यपाल बना दिया जाता है। तो रहते तो पार्टी के ही हैं, मानसिकता तो पार्टी की ही रहती है। कई बार आप देखते होंगे राज्यों में राज्यपाल को लेकर बहुत विवाद होते रहते हैं, कहते हैं केंद्र के एजेंट हैं, जबकि वो तो राष्ट्रपति के एजेंट हैं। लेकिन अब राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है, जो केंद्र में पार्टी होती है वही राज्यपाल को नियुक्त करती है, राष्ट्रपति के माध्यम से नियुक्त होते हैं। तो ये सब थोड़ी विडंबना जैसी बात है। राष्ट्रपति राज्यपाल के पद को निरपेक्ष रखना चाहिए, संवैधानिक पद हैं, इसमें बैठने के बाद लोगों को अपने
राजनीतिक भावना को या फिर जो पर्सनल है इनको छोड़ देना चाहिए, देश हित को ध्यान में रखना चाहिए, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। और हम आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि आप इस वीडियो को आराम से समझिए, हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। बिल्कुल एक एक चीज़ को समझ के चलिए, जो चीज़ आपको कम समझ में आ रही हो हमें आप कमेंट करके बताएं, हम उसको और क्लैरिफाई कर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आप इन दो निर्णयों के बारे में याद रखिए, एक 1971 में आया सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, फिर 1974 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। इन दोनों निर्णयों को आप याद करके रखिए, समझ के रखिए। अब थोड़ा एक टर्मिनोलॉजी आ गई है उप प्रधानमंत्री की। बहुत बार आप राज्यों में देखते होंगे उप मुख्यमंत्री बनते हैं, दो दो उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तीन तीन उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, उप प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो ये सब पद क्या है ना, ये सब बनाए गए पद हैं, जैसे उप मंत्री, राज्य मंत्री, ये सब बनाए गए पद हैं। एक बार क्या हुआ कि इसको चुनौती मिल गई 1990 में। उन्होंने कहा कि भाई इस पद को संविधान में नहीं लिखा गया है, इसलिए उप प्रधानमंत्री का पद हटा दिया जाए। भाई सही बात है, उप प्रधानमंत्री के बारे में लिखा नहीं गया है, प्रधानमंत्री के बारे में है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट से कहे कि इनको अवैध ठहराइए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हवाला दिया कि भाई जो राज्य मंत्री हैं वो भी नहीं दिया है, उप मंत्री हैं वो भी नहीं दिया है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो व्यवहार में चल रही हैं। और जो उप प्रधानमंत्री होते हैं वो दरअसल एक तरह से मंत्री ही होते हैं, बस मंत्री में उनका पद विशेष होता है। उनके लिए बस एक फ़ायदा है कि मान लीजिए कि जिस समय प्रधानमंत्री की मान लीजिए मृत्यु हो गई या शपथ इस्तीफा दे दिए, तबीयत खराब हो गई, तब उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल सकता है। अदरवाइज क्या है, वो नॉर्मल मंत्री जैसे काम करते हैं, उनको गृह मंत्रालय मिल जाएगा, वित्त मंत्रालय मिल जाएगा, कोई मजबूत मंत्रालय उनको दे दिया जाएगा, बस नाम के मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री रहेंगे। थोड़ी एडिशनल जानकारी में आपको बता देते हैं, हमारे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी पहले उप प्रधानमंत्री थे। जो लास्ट उप प्रधानमंत्री अभी तक रहे हैं वो लाल कृष्ण आडवाणी रहे हैं। उसके बाद से अभी तक किसी को उप प्रधानमंत्री का पद दिया नहीं गया है। तो ये छोटी सी जानकारी थी, आप इसको याद करके रखिए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मंत्रियों के उत्तरदायित्व के बारे में बात करते हैं कि मंत्रियों के उत्तरदायित्व क्या है। भाई कोई जिम्मेदारी मिली है तो कुछ उत्तरदायित्व भी होगा, ऐसे फ्री में तो कोई चीज़ मिलती नहीं है, आप जानते ही हैं। अब समझते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या मामला है, अनुच्छेद 75 में जो लिखा हुआ है। यहाँ दोस्तों लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है मंत्रिपरिषद, संयुक्त जिम्मेदारी भी होती है। विश्वास मत अगर इनका हट जाता है तो राष्ट्रपति इनकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं जिनको आपको समझना चाहिए। अब एक उत्तरदायित्व वाली भावना आप थोड़ा अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम थोड़ा और क्लेरिफाई कर देते हैं। उत्तरदायित्व की भावना ये है कि जैसे कि अब भाई चुनाव तो वो भी जीते हैं, चुनाव तो जो लोकसभा में बैठा है वो भी जीता है, लेकिन उत्तरदायित्व का क्या मामला क्या है। जैसे मान लीजिए मुखिया होते हैं आपके गाँव में, तो मुखिया अगर गांव में कुछ चीज़ गड़बड़ी होती है तो उसके भी जिम्मेदार होते हैं, कुछ अच्छी होती है तो उसके लिए भी जिम्मेदार होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ कार्यपालिका है। कार्यपालिका क्या है, जो मंत्रिपरिषद है ये भी जिम्मेदारी लेती है, क्योंकि निर्णय इन्हीं के होते हैं, नीतियाँ इन्हीं की होती हैं, तो इनको भी निर्णय लेना पड़ता है। और ये समूह में निर्णय लेते हैं। भले कि जैसे मान लीजिए कई बार प्रधानमंत्री की सरकार हो जाती है, प्रधानमंत्री कुछ बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, मंत्रियों से ज़्यादा पूछते नहीं, ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, सिर्फ मंत्रियों को बताया जाता है। तो कई बार ऐसा भी होता है, लेकिन ये तो व्यवहार में ऐसा है। लेकिन जो वास्तविक रूप में है, जो लिखा हुआ है वो तो यही है कि मंत्रिपरिषद निर्णय ले रही है, मंत्रिपरिषद के हिसाब से चल रहा है, कैबिनेट निर्णय ले रही है। तो ये सब होता है, इसीलिए इनको जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है। ये नहीं कह सकते कि भाई हमारे एक मंत्री ने गलत काम कर दिया, ठीक है हम इनका इस्तीफा दिलवा देते हैं, ऐसा नहीं। अगर अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो फिर गिरना ही है सरकार को। पूरे सामूहिक रूप से जिम्मेदारी आती है। कुछ व्यक्तिगत रूप से भी जिम्मेदारी होती है। व्यक्तिगत क्या है, जैसे प्रधानमंत्री कुछ व्यक्तिगत जिम्मेदारी के बारे में समझ लेते हैं कि वही जो सूचना देंगे या मंत्रियों का नाम प्रपोज करेंगे, या फिर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो बर्खास्त करने की बात करेंगे। ये सब कुछ व्यक्तिगत जिम्मेदारियाँ होती हैं। अब देखते हैं विधिक जिम्मेदारी, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। यहाँ आप थोड़ा रुक के समझिएगा, आराम से समझिएगा। इसमें क्या है दोस्तों कि थोड़ा ब्रिटेन का आपको एग्जांपल दे देते हैं। ब्रिटेन में क्या है कि वहाँ सिग्नेचर तो वहाँ के राजा का होता है, सम्राट का होता है, लेकिन वहाँ एक और सिग्नेचर होता है जहाँ मंत्रियों का सिग्नेचर करवाया जाता है। और ये कहा जाता है कि भाई अगर इसमें कुछ गड़बड़ी आई तो हम जवाब देने नहीं जाएंगे। सम्राट कहते हैं, राजा कहते हैं हम जवाबदारी नहीं लेंगे इसकी, आपको जाकर न्यायालय में इस चीज़ को बताना पड़ेगा, कैसे गलत हुआ, कैसे सही हुआ, नियम कानून कैसे गलत हो गया। लेकिन दोस्तों भारत में क्या है, इसे छूट दी गई है। भारत में क्या है, जो मंत्री हैं इनको विधिक उत्तरदायित्व तो नहीं है। अगर सिग्नेचर हो गया, राष्ट्रपति सिग्नेचर कर रहे हैं, जो सिग्नेचर कर रहे हैं वही जिम्मेदार होंगे। आप भी देखते होंगे जो आपके घर गांव छोटे मोटे कार्यालय में काम होते हैं, तो काम चाहे जो करे, चाहे अपने सब्सिडी लगाएं, चाहे कोई सहायक रखें, लेकिन सिग्नेचर जिसका होता है, जांच उसी के खिलाफ आती है, पकड़ा वही जाता है, दंड उसी को मिलता है। तो भारत में भी यही है कि राष्ट्रपति अगर सिग्नेचर करते हैं तो फिर राष्ट्रपति के ऊपर ही जिम्मेदारी है, उसमें ये मंत्रियों का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। लेकिन ब्रिटेन में क्या है, मंत्री उत्तरदायित्व रखते हैं, मंत्रियों को कोर्ट में खड़ा होना पड़ता है। हमारे देश में ऐसा नहीं है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, संरचना के बारे में समझते हैं। संरचना क्या है दोस्तों, 3 स्तर पर मंत्री होते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, और सबका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ये तो आपको पहले ही बता चुके हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कैबिनेट मंत्री के बारे में विस्तार से समझते हैं। जो सभी महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं दोस्तों, वो कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। वित्त हो गए,
रक्षा, विदेश, ये सब जो हो ये कैबिनेट मिनिस्टर के अंतर्गत है। नीतियाँ बनाना भी इनका काम है। इसमें मुख्यतः क्या होते हैं, 15-20 मंत्री। देखिए दोस्तों, मंत्रिपरिषद में कम से कम 70-75-80 मंत्री होते हैं, लेकिन जो कैबिनेट होती है मंत्रिपरिषद के अंदर कैबिनेट होती है। अभी हम कहें तो आप इसको थोड़ा हम आपको ग्राफ बना के समझा देते हैं, डायग्राम बना के समझा देते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ये वाला जो सर्किल है ये मंत्रिपरिषद का है, यहाँ हम लिख देते हैं मंत्रिपरिषद, और इसके अंदर जो गोला है ये मंत्रिमंडल का है। तो समझ लीजिए कि मंत्रिपरिषद बड़ा है और मंत्रिमंडल उसके अंदर है। ये आप समझ के चलिए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ने में समझेंगे दोस्तों, इसमें देखेंगे अब थोड़ा राज्य मंत्री के बारे में बात करते हैं। कैबिनेट मंत्री सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। कैबिनेट मंत्री ही सभी निर्णय लेते हैं, सभी नीतियाँ बनाते हैं। राज्य और जो मंत्री होते हैं उनको ज़रूरत पड़ती है बुला लिया जाता है। आगे समझ के देख लेते हैं थोड़ा। राज्य मंत्री क्या है दोस्तों, ये कैबिनेट मंत्री के सहयोगी होते हैं या इनको स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। स्वतंत्र प्रभार को भी डिटेल में समझेंगे। सहयोगी का मतलब क्या है कि जैसे कि अगर राज्य मंत्री है, जैसे मान लीजिए कोई भी मंत्रालय है, उसके अंदर 3-4 विभाग होते हैं। 3-4 विभाग में अब जो मंत्री है वो तो सारे काम कर नहीं पाएगा, तो हर विभाग के लिए भी एक एक आदमी रखना पड़ता है, हेड उसका, तो उन्हीं को राज्य मंत्री कहते हैं। अब इसी में क्या है कि एक बार स्वतंत्र प्रभार भी दिया जाता है। इसको थोड़ा आगे समझते हैं। स्वतंत्र प्रभार क्या है। स्वतंत्र प्रभार में दोस्तों कोई छोटा मंत्रालय ही होता है, उस छोटे मंत्रालय को राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। तो कई बार सुनते होंगे कई मंत्री होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं या फिर राज्य मंत्री होते हैं। अब देखिए, आप मंत्रियों के नाम सुनते हैं ना, थोड़ा उनके बारे में सोचिए, सर्च करिए कि किस टाइप के मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कि राज्य मंत्री हैं, कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। देखिए, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो है वो ज़्यादा मतलब मजबूत है, क्योंकि इसको एक मंत्रालय मिलता है, चाहे छोटा ही मंत्रालय रहे, तो उसका काम करना इनको एकदम कैबिनेट मिनिस्टर की तरह स्वतंत्रता होती है अपना मंत्रालय देखने के लिए, निर्णय लेने के लिए। ये सब चीज़ें ज़रूरी है। अब इनको क्या है कि जब कोई काम पड़ता है तो प्रधानमंत्री इनको मंत्रिपरिषद की मीटिंग में या कैबिनेट की मीटिंग में बुला लेते हैं। कभी कभी नॉर्मली इनको बुलाया नहीं जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, उप मंत्री के बारे में समझते हैं। दोस्तों, उप मंत्री क्या होते हैं, इनके पास कोई स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है। ये कैबिनेट मिनिस्टर या स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों की सहायता करते हैं। देखिए, अभी तक क्या था, जो राज्य मंत्री थे वो कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए होते थे, लेकिन अब जो उप मंत्री हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर और स्वतंत्र प्रभार वाले दोनों के सहायक हो सकते हैं। सहायता कैसे करते हैं, जैसे कि प्रशासनिक रूप में सहायता, संसदीय सहायता, राजनीतिक कार्यों में सहायता, तो इन कार्यों में ये सहायता करते हैं। आप इन चीज़ों को आराम से समझते हुए चलिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, डिटेल में समझ में आएंगी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब जो कैबिनेट के सदस्य होते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है कि ये सदस्य, अभी ये जो उप मंत्री होते हैं ये कैबिनेट के सदस्य तो होते नहीं, लेकिन इनकी बैठकों में भाग भी नहीं ले सकते। अगर कोई सदस्य ही नहीं तो भाग कैसे लेगा। अब क्या है कि कई बार उप प्रधानमंत्री के बारे में थोड़ा बताया था आपको पहले ही, थोड़ा और बता देते हैं। जो उप प्रधानमंत्री है इनको भी मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि एक तरह से तो है तो मंत्री ही, मंत्रालय भी इनके पास मजबूत होता है, तो ये तो मंत्रिपरिषद में शामिल ही रहते हैं। यहाँ तक ये कैबिनेट में भी शामिल कर लिए जाते हैं। किचन कैबिनेट का क्या मैटर है दोस्तों, कैबिनेट के अंदर कैबिनेट मतलब ये 4-5 लोगों का ग्रुप होता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि मंत्री भी हों, इसमें रिश्तेदार भी हो सकते हैं, उनके करीबी भी हो सकते हैं, या फिर कुछ विद्वान भी हो सकते हैं, विशेषज्ञ भी हो सकते हैं। तो ये किचन कैबिनेट होती है। नॉर्मली इसी किचन कैबिनेट के ही निर्णय होते हैं। कहने के लिए तो मंत्रिपरिषद का निर्णय है, लेकिन निर्णय वो किचन कैबिनेट के ही हैं। किचन कैबिनेट से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो वो कैबिनेट के डिसीजन हो जाएंगे। कभी कभी और लोगों को बुला लिया जाता है, और निर्णय में सबसे प्रभावी भूमिका किचन कैबिनेट की ही होती है। ये पहले से ही चला आ रहा है, कोई नई बात नहीं है। थोड़ा मंत्रिमंडल के बारे में समझते हैं। मंत्रिमंडल क्या है, ये पहले से संविधान में नहीं लिखा गया था दोस्तों। इसके लिए 44वें संविधान संशोधन में 1978 में ये बात की गई। 352 जो आर्टिकल है इसके अंतर्गत इसको जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो मंत्रिमंडल के बारे में थोड़ा, मंत्रिमंडल के बाद डिटेल समझते हैं क्या है मंत्रिमंडल। दोस्तों, ये सबसे वही जो किचन कैबिनेट है, किचन कैबिनेट से रिलेटेड ही मंत्रिमंडल भी है। ये मुख्य निर्वाचनकारी अंग है। इसकी सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है। कई बार सलाह तो यही देते हैं, लेकिन नाम तो मंत्रिपरिषद का जाता है। आपातकालीन स्थितियों में इनकी निपटना, इनकी नियुक्त करना, ये सब इनका काम है। नियुक्ति का क्या मैटर है दोस्तों, जैसे कि कैग की नियुक्ति, यूपीएससी जो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है उनमें भी इनकी सलाह होती है। और क्या है दोस्तों, विदेश नीतियों के बारे में, विदेशी मामलों के बारे में निर्णय लेना भी इनका काम है। तो किचन कैबिनेट और मंत्रिमंडल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी हम एक वीडियो बनाएंगे जहां आपको मंत्रिमंडल के बारे में और मंत्रिपरिषद के बारे में डिफरेंस बताएंगे। इस वीडियो में नहीं बताएंगे क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो वहाँ हम अलग से बताएंगे। अलग ही टॉपिक है मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के बारे में डिफरेंस। जब यहाँ आप इन चीज़ों को जानते रहेंगे तो वहाँ डिफरेंस को बहुत आसानी से पकड़ लेंगे। तो उम्मीद आप मंत्रिमंडल के बारे में जानिए कि ये पहले संविधान में नहीं था। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में इसको शामिल किया गया। इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को देखेंगे।
ये उच्चतम निर्णय लेने वाली संस्था है। राष्ट्रपति की सलाह के लिए बाध्यकारी होता है। विदेश नीतियों के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में मंत्रिमंडल ही निर्णय लेता है। अब देखिए दोस्तों, जो कैबिनेट की बात कर रहे थे ना, कैबिनेट की ही हिंदी मंत्रिमंडल है। आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा कि कैबिनेट अलग चीज़ है, मंत्रिमंडल अलग चीज़ है। कैबिनेट की ही हिंदी मंत्रिमंडल है। आगे बढ़ते हैं। अब कैबिनेट, फिर किचन कैबिनेट, ये भी बता दिए आपको। कैबिनेट में मुख्यतः मंत्रिमंडल में 15-20 लोग होते हैं। किचन कैबिनेट में 4-5 लोग होते हैं। 4-5 एकदम कुर्सियल लोग होते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर मतलब कि निर्णय लेते हैं। कई बार और मंत्रियों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि विभागों से मैटर रहता है तो उनको भी बुलाया जाता है। अब आगे हम थोड़ा वीडियो में आपको ये दिखाएंगे कि कुछ एग्जाम्पल देके आपको समझाते हैं कि किस तरह के मिनिस्टर हैं। देखिए, जैसे अभी आपके सामने मिनिस्टर ऑफ स्टेट लिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ये लोग जैसे मिनिस्टर ऑफ, इस तरह से लिखा हुआ आता है, आप कभी देखेंगे पेपर ऊपर में ऐसे लिखा हुआ आता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। तो इस तरह से मिनिस्टर होते हैं। अब यहाँ देखते हैं स्वतंत्र प्रभार वालों को समझ लेते हैं। देखिए, इंडिपेंडेंट चार्ज, स्वतंत्र प्रभाव, मिनिस्टर ऑफ स्टेट स्वतंत्र प्रभाव, स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, और ये है यहाँ भी ये स्वतंत्र प्रभार है। तो ये सब चीज़ें आप समझ के चलिए, जैसे कि प्लानिंग कमीशन हो गया, कारपोरेट अफेयर्स हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर्स जो कारपोरेट को देखती है। तो ये सब समझ के चलिए दोस्तों कि क्या स्वतंत्र प्रभार, हम आपको एग्जांपल देके इसीलिए समझाए कि आप ये ना सोचें कि हवाबाजी में बात कर रहे हैं, कौन होता है कैसे होता है। बाकायदा आपको हम नाम दे के सब कुछ दे के समझा रहे हैं कि कैसे राज्य मंत्री होते हैं, स्वतंत्र प्रभार किनको मिला है। अब थोड़ा आगे देखते हैं। उम्मीद करते हैं आप इन चीज़ों को समझ चुके होंगे। ये वाला राज्य मंत्री का है और ये वाला राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का होता है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार एक तरह से कैबिनेट मिनिस्टर जैसे ही होते हैं, लेकिन उनके मंत्रालय छोटे होते हैं, उनके काम थोड़े कम होते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों। यहाँ हम कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में दिखाएंगे आपको। ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इसको हम बता देते हैं आपको। कैबिनेट मिनिस्टर हैं, यहाँ देखिए कैबिनेट मिनिस्टर में कौन कौन है। इसमें प्राइम मिनिस्टर को भी शामिल किया जाता है। कई बार प्राइम मिनिस्टर कई सारे मिनिस्ट्रीज़ का भी अध्यक्ष होते हैं, कई सारे मिनिस्ट्री वो भी संभालते हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। ये सब लिखा हुआ है कि इसको प्रधानमंत्री ही देखेंगे। फिर देखिए डिफेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स। कैबिनेट मिनिस्टर में देखिए अब कितने लोग शामिल हैं, इतने सारे लोग कैबिनेट मिनिस्टर में हैं। तो जब बैठक होती है तो इतने लोग थोड़ी इकट्ठा होते हैं। फिर किचन कैबिनेट बनाई जाती है, तो उसमें जो निर्णय ले जाते हैं इनको भी बता दिए जाते हैं बाद में। तो ये सब चीज़ें हो गई दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप ये मंत्रिपरिषद के बारे में पूरी तरह से समझ चुके होंगे, पूरी तरह से जानकारी इकट्ठा कर चुके होंगे। ये एक कंप्लीट वीडियो था। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए दोस्तों। अगर इस वीडियो में आपको कोई त्रुटि लग रही है, लग रहा है कुछ ज़्यादा जोड़ना चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। हम वहाँ आपको फेसबुक की आईडी, इंस्टाग्राम और ये टेलीग्राम की आईडी सेंड किए हुए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसको चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल पे आप बने रहेंगे। हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे, इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहेंगे दोस्तों। अब क्या है कि हमारे ये चैनल का लोगो है, आप कहीं भी यूट्यूब पर इस चैनल के लोगों के माध्यम से हमारे चैनल को एक्सेस कर सकते हैं, हमारे चैनल तक पहुंच सकते हैं, तो जिससे आपको ऐसी ही इंपॉर्टेंट जानकारी प्राप्त होती रहे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का ये टॉपिक आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसको आप लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जाते जाते घंटी की बटन को जरूर दबाइए, जैसे ही ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको तक पहुँचते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।